इंडियन हिस्ट्री का 150 सालों का एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके दम पर हमने ब्रिटिशर्स की आंखों में आंखें डालकर कहा कि हम उनसे ऊपर हैं। एक ऐसा टाइम पीरियड जो अगर ना होता तो शायद हम अपने वेद और पुराणों को खो देते। 17th-18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने कहा कि धरती गोल है। ग्रेविटी को उन्होंने खोजा, लेकिन ये सारी डिस्कवरीज हमारे देश में 1000 साल पहले ही हो चुकी थी। हमने गैलीलियो से भी बहुत पहले बता दिया था कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब मॉडर्न अमेरिका पैदा भी नहीं हुआ था और रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद यूरोप स्ट्रगल कर रहा था, तब हमने बता दिया था कि धरती गोल है और प्लास्टिक सर्जरी कैसे पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूँ 5वीं शताब्दी के गुप्ता पीरियड की, जिसे गोल्डन इंडियन एरा भी कहा जाता है। इस टाइम पर इतने साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए कि आज भी इन पर रिसर्च जारी है, लेकिन इन डिस्कवरीज का सारा क्रेडिट हमसे ले गए ब्रिटिशर्स या फिर यूरोपियंस। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? आखिर कैसे जो नॉलेज हमारे पास सदियों से थी उसका क्रेडिट आज यूरोपियंस और अमेरिकन के पास है? और आखिर कैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट की ये जर्नी फिर कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई? 18th सेंचुरी में जब अंग्रेज इंडिया पर कब्जा कर रहे थे तो उनका मकसद सिर्फ इंडिया की जमीन पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि वो कब्जा करना चाहते थे हमारे माइंडसेट पर। वो ये बात हमारे दिमाग में डालना चाहते थे कि हमारा कल्चर कमजोर है, हम बिल्कुल भी एडवांस नहीं है। इसके लिए उन्होंने हिस्टोरियंस की हेल्प से यह साबित करने की कोशिश की कि हम सपेरों और जादूगरों के देश हैं जो बार्बरिक और असभ्य हैं। थॉमस मैकॉले, जिसने हमारे देश में सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी लागू की थी, उसने तो ये तक कह दिया था कि इंडिया का पूरा नॉलेज ब्रिटेन की लाइब्रेरी के एक छोटे से हॉल के बराबर है। इन सारे क्लेम्स और हमारी सोसाइटी और कल्चर को घटिया बताने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि इन असभ्य लोगों को सभ्य बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने कन्वर्जन भी शुरू कर दिए थे और तरह तरह से इंडियन सोसाइटी और उनके कल्चर को बदलने की कोशिश करने में लगे हुए थे। ऐसे में कुछ इंडियंस ने हमारी हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और काफी स्टडीज के बाद हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस को मिला 100 सालों का एक ऐसा टाइम पीरियड जो कि काफी एडवांस था। एक ऐसा टाइम पीरियड जो अंग्रेजों के झूठ को पकड़ सकता था। एक ऐसा टाइम पीरियड जो इंडियंस को इंडियन होने पर गर्व महसूस करा सकता था। इस टाइम पीरियड को इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड कहा गया और हम कुछ पॉइंट्स में जानेंगे कि कैसे ये एक गोल्डन पीरियड था और क्यों इस टाइम में हम ब्रिटिशर से भी आगे थे। जीरो वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में जिस पहले वैज्ञानिक का नाम आता है वो है आर्यभट्ट। लेकिन क्या आर्यभट्ट ने सिर्फ जीरो की ही डिस्कवरी की थी? जवाब है नहीं। इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा जिसका नाम था सूर्य सिद्धांत और इस टेक्स्ट में उन्होंने ज्योमेट्री की साइन टेबल्स के बारे में बताया हुआ है, जिसे हम लोग साइन कॉस थीटा के नाम से पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के फॉर्मूला भी इन्होंने इस बुक में बताए हुए हैं। अभी ये बातें सुनने के बाद आपको ये सब बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन उनकी ये बुक अपने टाइम के हिसाब से काफी एडवांस थी, क्योंकि इसी बुक से सीखकर अरब्स और यूरोपियंस ने 12th सेंचुरी में मैथ्स में इनका इस्तेमाल करना शुरू किया था। अर्थ अपने एक्सेस पर रोटेट करती है, ये बात सबसे पहले बताने वाले इंसान आर्यभट्ट थे और उन्होंने ही ये बताया कि एक साल में 365 दिनों की सही कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आर्यभट्ट सिर्फ एक मैथमेटिशियन नहीं थे, बल्कि एक जीनियस एस्ट्रोलॉजर भी थे। पहले के जमाने में सोलर इक्लिप्स को माना जाता था कि वो राक्षसों की वजह से होता है, लेकिन आर्यभट्ट ने इस थ्योरी को गलत बताकर ये बताया कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स के मोशन की वजह से ग्रहण लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम पर जब दुनिया इतनी मॉडर्न हो चुकी है, तब भी आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इन राक्षसों वाली थ्योरी में बिलीव करते हैं। अब आप इनसे मिलिए, ये है वराह मिहिर। इन्होंने अपनी लाइफ डिवोट की थी साइंस को। वो साइंस की दुनिया के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये कहा था कि कोई ऐसी चीज है जो अर्थ की तरफ सारी चीजें खींचती है, जिसे बाद में न्यूटन ने ग्रेविटी के नाम से डिकोड किया। वराह मिहिर ने संख्या सिद्धांत नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को लेकर काफी काम किया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये पूरी किताब आज नहीं है। अगर होती तो हमें भी उन चीजों के बारे में पता चलता जो उन्होंने उस टाइम पर लिखा था। उन्होंने वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका में मॉडर्न एग्रीकल्चर और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी कि असल में खेती कैसे की जा सकती है। वराह मिहिर गुप्ता डायनेस्टी के 9 रत्नों में शामिल थे और उनकी पॉपुलैरिटी उस समय काफी ज्यादा थी। मॉडर्न वर्ल्ड में सर्जरी वर्ड काफी कॉमन हो गया है। आज हम डेली ही कई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज को सक्सेसफुल होता हुआ देखते हैं, लेकिन इन सर्जरीज की शुरुआत आखिर कहां से हुई थी? जवाब है इंडिया। गुप्ता पीरियड में सुश्रुत नाम के एक मेडिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने सुश्रुत संहिता नाम की एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने डिटेल में बताया है कि कैसे कटे हुए बॉडी पार्ट्स को जोड़ा जा सकता है। सुश्रुत को टेढ़ी नाक को सीधा करने का फॉर्मूला पता था और उन्हें यह भी पता था कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके आंखों को कैसे ठीक किया जा सकता है। यही वजह है कि सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के एक इंस्टीट्यूट में इनकी एक मूर्ति लगाई गई है इनके रिस्पेक्ट में। इंडिया इस टाइम पर सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी में ही एडवांस नहीं हुआ, बल्कि इस टाइम पर लिटरेचर और आर्ट एंड कल्चर भी अपने पीक पर थे। यही वही टाइम था जब रामायण और महाभारत का कंपाइलेशन किया गया। पहली बार हमारे पास रामायण और महाभारत के नाम का एक कंप्लीट टेक्स्ट आता है। जिन पुराणों में लाइफस्टाइल और हमारी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाने वाली बातें लिखी हुई हैं, उनका कंपाइलेशन भी इसी टाइम पर हुआ।
पुराण और वेद हमारी इंडियन फिलोसफी का सबसे नायाब गिफ्ट है। पहले वो सभी ओरल फॉर्म में मौजूद थे, यानी कि ये पूरी नॉलेज ओरल फॉर्म में जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होती रही। इसी का रिजल्ट है कि पॉसिबल है कि जितना भी पुराण आज हमारे पास अवेलेबल है, क्या पता उसमें से बहुत कुछ हमने खो दिया हो। और अगर ये काम गुप्ता डायनेस्टी में नहीं होता तो क्या पता हमें ये कभी मिलता भी नहीं, या फिर अगर मिलता तो शायद जितना आज हमारे पास है उससे और कम हो जाता। इस पूरे टाइम पीरियड के लिटरेरी फेज में एक ऐसा नाम जुड़ा हुआ है जिसे कभी ब्रिटिशर्स इग्नोर ही नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनका नाम बहुत आगे ना आ पाए, लेकिन कोहिनूर को कब तक छिपाए रखा जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं महाकवि कालिदास की, जिनके अभिज्ञान शाकुंतलम की जब बात आई तो उन्हें वेस्ट का शेक्सपियर कह दिया गया, लेकिन कई लोग कालिदास की राइटिंग को शेक्सपियर की राइटिंग से भी बेहतर मानते हैं। गुप्ता पीरियड में सिर्फ भक्ति की किताबें नहीं लिखी गई, इस टाइम पर प्लेजर रिलेटेड बुक्स भी लिखी गई, जैसे कि कामसूत्रा। संस्कृत ग्रामर को डेवलप करने के लिए बुक्स भी लिखी गई। इवन संस्कृत के 5 सबसे बड़े एपिक्स यानी कि महाकाव्य इसी टाइम पर लिखे गए। इन टोटल अगर बात करूं तो ये टाइम लिटरेचर के लिए एक गोल्डन पीरियड था। ठीक ऐसे ही जुडिशियल सिस्टम भी इस टाइम पर काफी एडवांस था। आज हमारे देश में 1861 का आईपीसी और सीआरपीसी लॉ चलता है, जिसमें सिविल और क्रिमिनल लॉ को डिफाइन किया गया है, लेकिन क्राइम्स का ये डिवीजन इसी टाइम पर हो चुका था, यानी कि गुप्ता पीरियड में हो चुका था। चोरी और अडल्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को जहां क्रिमिनल ऑफेंसेस में रखा जाता था, वहीं इस टाइम पर प्रॉपर्टी के जितने भी विवाद हुआ करते थे उन्हें सिविल लॉ में रखा जाता था। इस तरह आपको ये तो पता चल गया कि ये टाइम पीरियड इतना ज्यादा डेवलप था, लेकिन सवाल ये आता है कि इंडिया का ये डेवलपमेंट, ये गोल्डन पीरियड, इसकी सारी अचीवमेंट्स और इसके इतने बड़े बड़े काम आज इतने पॉपुलर क्यों नहीं है? आखिर क्यों जिन चीजों का क्रेडिट हमारे पास होना चाहिए वो कोई और लेकर बैठा है? इसके लिए थोड़ा सा गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं। जब मौर्य डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, तब उसके बाद से करीब 200 सालों तक ऐसा कोई भी एम्पायर नहीं था जो इंडिया को यूनाइट कर पाता। श्रीगुप्त से लेकर समुद्रगुप्त तक इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था, और यही वजह है कि काफी टाइम तक नॉर्थ इंडिया अच्छे से डेवलप हो पाया, क्योंकि यहाँ पर गुप्ताज रूल कर रहे थे। आर्ट एंड कल्चर से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और लिटरेचर तक यहाँ पर काफी चीजें डेवलप हुई। अब आप इसे देखिए, यह है कैलाश टेम्पल और ये है अजंता और एलोरा की केव्स। इन टेम्पल्स की खासियत ये है कि इन्हें एक ही चट्टान को काट कर बनाया है। अपने आप में ये टेम्पल काफी प्रीशियस है, क्योंकि इस तरह का काम इसके बाद कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। इसका एक मतलब ये भी है कि अभी जो मंदिर और गुफाएं आप देख रहे थे, वो अपने आप में एक नायाब नमूना है हमारी एंशिएंट रिचनेस का। अब हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं कि इतनी रिचनेस का क्रेडिट हमारे पास क्यों नहीं है। इसके जवाब में हम आपको कई पॉइंट्स में ये बात समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि जब गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, तब उसके बाद सिर्फ हर्षवर्धन का टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड था जब कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही। आने वाले टाइम में पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कई छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट इस टाइम पर डेवलप हुआ था, जिसे खुद राजा भी सपोर्ट कर रहे थे, वो टेम्परामेंट धीरे धीरे खत्म हो गया। लोग एक्सपेंशन की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे। इसके बाद जब तिमुरिड्स और अरब्स के अटैक होने शुरू हुए, तो अपनी टेरिटरी को बचाने की कोशिश ज्यादा रही, बजाय इसके कि वो अपने इन फील्ड्स पर फोकस करें। ठीक ऐसे ही मुगल पीरियड में आर्ट और आर्किटेक्चर तो खूब डेवलप हुआ। हमें ताजमहल और आगरा फोर्ट जैसे कई आर्किटेक्चर मिलते हैं, दसवंत, बसावन और मीर ख्वाजा अली जैसे पेंटर्स मिलते हैं, लेकिन साइंटिस्ट की तरफ देखें तो हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलते। और मुगल पीरियड के बाद जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैप्चर किया, तब उन्होंने एंशिएंट इंडिया पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं की। धीरे धीरे जब उन्होंने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया और ब्रिटिश हिस्टोरियंस से लेकर इंडियन हिस्टोरियंस ने ढूंढना शुरू किया, तो हमें ऐसी चीजें बाहर मिली। अब ब्रिटिश या फिर कोई ऐसा देश कैसे इस बात को डाइजेस्ट कर सकता है कि उन्होंने जिस देश पर कब्जा कर रखा है वो उनसे कई मामलों में सुपीरियर रह चुका है। हम न्यूटन से उनका क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की। उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया, जिसकी वजह से ही आज हम फिजिक्स के कई बड़े बड़े सवालों के जवाब जानते हैं, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है कि उनको इसका क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन आज भी कई ब्रिटिशर्स वराहमिहिर या फिर ब्रह्मगुप्त जैसे एंशिएंट साइंटिस्ट को क्रेडिट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यूरोपियन सुप्रीमेसी का सिंड्रोम आज भी यूरोप में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा मानने वाले कई लोग हमारे देश में भी हैं। गुप्ता पीरियड सिर्फ एक अकेला ऐसा पीरियड नहीं है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। ऐसे और भी कई डायनेस्टीज रही हैं जिन्होंने इंडियन सोसाइटी या फिर इंडियन कल्चर को काफी ज्यादा प्रमोट किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक